अस्सलाम वालेकुम। तो फिर आज का जो है आपकी न्यूट्रिएंट्स आज हम लोग ये करने हैं वो दैट इज जिंक। और जिंक का मतलब क्या, हम स्टार्ट करते हैं और उससे पहले कुछ चीजें बताता चलो कि हमारे पास ना कुछ होते हैं हर्ब्स, ठीक है, कुछ होते हैं लाइक हमारे पास केमिकल्स, कुछ होते हैं कुछ होती हैं विटामिन्स एंड कुछ होते हैं मिनरल्स, ठीक है। तो जिंक उसकी जो क्लासिफिकेशन होती है उसमें आता है मिनरल्स में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं विटामिन डी की, विटामिन सी की, विटामिन की, ये आते हैं विटामिन कैटेगरी के अंदर। अगर हम बात करते हैं लाइक किसी कंपाउंड, लाइक अगर हम जैसे लोगों ने बात की थी चिको बाइलोबा वगैरह की, वो आते हैं हर्बल एक्सट्रैक्ट में, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं लाइक एमएसएम, ठीक है, वो होता है केमिकल कंपाउंड, ठीक है, जो कि नहीं भी पाया जाता, लैब पे ही उसको सिंथेसाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इन चीजों के ऊपर थोड़ा सा आप लोगों ने ना गौर करना है कि हम कौन सी क्लासिफिकेशन ऑफ सप्लीमेंट सीख रहे होते हैं। अभी हम लोगों ने जो लेवल हुआ ना उसमें बहुत बहुत ना स्टेबल कंपाउंड सीख रहे होते हैं, ठीक है, जिनको मतलब जानना, जिनकी एटियोलॉजी जिनको समझना बहुत इजी होता है, ठीक है। लेवल टू के अंदर आ जाएगी थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस, ठीक है, कि आपने कैसे इनको डिफाइन करना है, लाइक फिजिकल असेसमेंट के साथ, कि आपने कौन सी असेसमेंट के साथ किस तरीके से सप्लीमेंट को डिफाइन करना है, उसकी एक्सट्रैक्शन या फिर उसकी जो इलैबोरेशन होती है वो किस तरीके से आपने देनी है, डोजेज किस तरीके से मेंटेन करनी है, वो सारा लेवल टू में आना है, ठीक है। वो थोड़ा सा सिखाता है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर रहते हुए कुछ चीजों का ध्यान रखना है जो कि बहुत ही प्राइमरी लेवल के ऊपर आपका मिस्टेकन होने से आपको लाइक बचा सकते हैं, ठीक है। तो हम बात करें हम जिंक, जिंक स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब हमने ये तो देख लिया कि जिंक एक मिनरल है, ठीक है। मिनरल रेगुलेट करवा, ठीक है, करवाना है रेगुलेट। एक कंपोनेंट है लाइक हम उसको कहते हैं कि वो है ओके। हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि जिंक का बेसिकली काम ये होता है कि उसे ना न्यूट्रिएंट्स वगैरह को रेगुलेट करना होता है बॉडी के अंदर ना चीजों को। अब जैसे कि जिंक है, हमने देखा कि बॉडी के अंदर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होता है, लाइक कैल्शियम होता है, और देख लेते हैं लाइक आयरन होता है, ठीक है। ये भी तो मिनरल आयंस ही होते हैं ना, लेकिन इनका सेम फंक्शन है जिंक तो नहीं होता। इसका फंक्शन कुछ और होगा, लाइक कैल्शियम मेंटेनेंस और कैल्शियम फॉस्फेट बॉन्ड्स वगैरह। इसका होगा लाइक हीमोग्लोबिन वगैरह मेंटेनेंस, इसके अलावा जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होता है, एफिनिटी मेंटेनेंस, इनका अलग अलग काम होता है। इसका मतलब क्या होता है कि हर किस्म का एक जो कंपोनेंट होता है वो क्या कर रहा होता है कि बॉडी के अंदर चीजों की रेगुलेशन कर रहा होता है, जो कि उसकी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। हर मिनरल आयन बॉडी के अंदर अपनी अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहा होता है, और उसकी जिम्मेदारी को किस तरीके से पूरा किया जा सकता है कि हम लोगों ने चिलेशन के अंदर देखा था कि जब कोई मिनरल बॉडी के अंदर दाखिल होता है तो उस मिनरल के अंदर एक स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट होता है, ठीक है। रिसेप्टर, रिसेप्टर ने क्या करना होता है, उसने जिंक अगर करीब करीब घूम रहा है ना तो उसने उसको देखना है और सेंस कर लेना है, ठीक है। अब जब उसने उसको सेंस कर लेना है तो उसको पहचानना है, जिंक को पहचानने के बाद क्या करना है, उसको इनटेक करवा लेना है, एब्जॉर्ब करवा लेना है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल रिसेप्टर साइट ब्लॉक हुआ हुआ है, ठीक है, जिंक का, तो क्या होगा, ये जिंक को पहचान नहीं सकेगा और जिंक की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। जब जिंक की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी ना तो क्या हो जाएगा, जिंक की क्या होना शुरू हो जाएगी बॉडी के अंदर, तो बॉडी के अंदर जिंक की डेफिशिएंसी होना स्टार्ट हो जाएगी। और जब बॉडी के अंदर जिंक की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाएगी तो जिंक के जो जिम्मेदारी के ऊपर हम लोगों ने काम लगाए हुए थे, वो जिंक प्रॉपर तरीके से काम को नहीं कर पा रहा होगा। जहां तक क्लियर है? अब देखें, अब देखते हैं जिंक की जिम्मेदारी क्या है। अच्छा, जिंक की जिम्मेदारी के अंदर जो बॉडी में काम लगाया तो उसमें बहुत ज्यादा काम होते हैं। हमने क्या है ना कि
असल में अगर हम फॉर एग्जाम्पल कोई फूड इंटेक कर रहे हैं, लाइक हम लोग कर रहे हैं सी फूड, ठीक है, कोई भी फूड इंटेक कर रहे हैं, इसके अंदर बहुत ज्यादा कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। जबकि अगर हम इजी वर्ड्स में बात करें तो इसके कंपोनेंट्स को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक होगा एनर्जी प्रोवाइडिंग और एक होगा मिनरल्स एंड विटामिन, ठीक है। फूड के अंदर एनर्जी प्रोवाइडिंग कंपोनेंट्स कभी खत्म नहीं किए जाते, मिनरल्स एंड विटामिन से होते हैं, ये ड्रॉप कर दिए जाएं तो फूड बिल्कुल बेकार हो जाता है, ठीक है। ये बढ़ा दिया जाए तो ये भी नुकसानदेह होता है, मतलब कि एनर्जी बढ़ाने का मकसद क्या है, कैलोरीज बढ़ा देना। और कैलोरीज अगर बढ़ रही है किसी चीज के अंदर तो अल्टीमेटली उसके अंदर अगर रिफाइंड कैलोरीज बढ़े तो आपका शुगर कंटेंट जो रैपिड होगा वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब हमने जिंक की रेगुलेशन के अंदर देखना है कि जब हमने कोई खाना खाया, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने सी फूड खाया, तो उसमें से हमें जिंक तो मिल गया। अब जिंक मिल गया और जिंक ने काम कौन कौन से करने हैं, वो बॉडी के काम हो गए। लेकिन दोबारा वही वाली बात कि जिंक डिपेंडेंट होता है आयरन की तरह विटामिन सी के ऊपर। जिंक आयरन की तरह डिपेंडेंट होता है विटामिन सी के ऊपर अपनी एब्जॉर्प्शन वगैरह के ऊपर, ठीक है। एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, देखो फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एनर्जी इंटेक कर ली सी फूड से, हमने उसके अंदर से मिनरल्स और विटामिन वगैरह इंटेक कर लिए, लेकिन हर विटामिन के को इंटेक या फिर हर मिनरल को इंटेक करने के बाद उसके रिसेप्टर साइट को उसको पहचानने के बाद दरवाजे के ऊपर एक फौजी खड़ा होता है जिसने इसके कार्ड चेक करना होता है। कार्ड क्या होता है, विटामिन सी। जैसे हम लोगों ने कैल्शियम का कार्ड देखा, वो क्या होता है, विटामिन डी, ठीक है। अब इसको कहते हैं अपटेक फैक्टर, ठीक है। विटामिन सी जिंक का भी अपटेक फैक्टर है और एक और चीज का भी अपटेक फैक्टर है, किसी बंदे को याद है? आयरन का। आयरन का। आयरन। आयरन का, ठीक है, वेरी गुड। तो हम लोगों ने इस तरीके से देखना है कि एक कंपोनेंट है वो किन किन चीजों के एब्जॉर्प्शन वगैरह में काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल एक और में ट्रिकी सा, थोड़ा सा ट्रिकी नहीं है बल्कि एक बड़ा मजे की बात है, वो ये है, देखें, ये सीला टू है, इसके अंदर अगर आपको ना कंपोनेंट्स नजर आ रहे होंगे ना लाइट से, तो हाँ। अब इसके अंदर था, हम लोगों ने बात की जिंक भी है, ठीक है, लेकिन सेकंड लास्ट के बना, नहीं बल्कि लास्ट के ऊपर लिखा हुआ है, लास्ट के ऊपर जिंक लिखा हुआ है। अब इस सीला टू के अंदर से इसमें कैल्शियम भी है, इसमें विटामिन डी थ्री भी है, मतलब पॉलीकैल्सिफेरॉल भी है, इसके अंदर जिंक भी है, ठीक है। अब हमने अगर इसके अंदर का जिंक कंटेंट जो है वो लेना है तो हम लोगों को इसके साथ लाइक विटामिन सी इंटेक करना पड़ेगा। अगर हम इसका विटामिन सी इंटेक करेंगे तो इसके अंदर की जो जिंक होगी उसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी बॉडी के अंदर। मतलब क्या होगा, इसके पास अगर जिंक के पास टिकट विटामिन सी की होगी तो ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, अगर जिंक के पास टिकट विटामिन डी की होगी तो जिंक एब्जॉर्ब कम होगा और ज्यादा एब्जॉर्ब क्या होगा, कैल्शियम एब्जॉर्ब ज्यादा होगा। बात समझ आ गई ये वाली कि नहीं, क्लियर हुई? सर दोबारा यस बता सर, दें। हाँ सर। एक दफा मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो, मैंने कहा सीलर के अंदर विटामिन डी थ्री भी मौजूद है, ठीक है, और इसके अंदर कैल्शियम भी मौजूद है और इसके अंदर जिंक भी मौजूद है, ठीक है। अगर हम लोगों को जिंक की एब्जॉर्प्शन बॉडी के अंदर चाहिए ना और हमने सिगरेट खानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा साथ, मतलब कि ऑरेंज जूस पी लें और नींबू के कतरे कुछ पानी में डाल के पी लें, जिससे हमें विटामिन सी मिल जाए। जब विटामिन सी मिल जाएगा तो अल्टीमेटली जिंक की एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अगर हम, ये हमारे पर डिपेंड करता है कि अगर हम सिराटो के साथ मतलब कि लेमन जूस पी रहे हैं तो हमने जिंक की एब्जॉर्प्शन बॉडी के अंदर इंक्रीज करवा दी है, ठीक है। अगर देखो आपको स्टार्टर के तौर पे ना अक्सर लेमन जूस वगैरह जो होते हैं, इस टाइप के सिट्रस जूसेस वगैरह दिए जाते हैं जो कि हमारे खाने के अंदर से हमारे आयरन को और हमारे जो ट्रेस मिनरल्स होती है ना, मेजोरिटी ऑफ द ट्रेस मिनरल्स होती है, विटामिन सी को रेगुलेट कर रहा होता है, तो उनकी एब्जॉर्प्शन वगैरह को बढ़ा दिया जाता है इस तरीके से। अगर हमें कैल्शियम चाहिए किसी स्पेसिफिक चीज में से तो हम उसमें विटामिन सी नहीं लेंगे, हम उसमें विटामिन डी थ्री लेंगे। सीला के केस में डी थ्री फोर्टिफाइड होता है और विटामिन सी आपको बाहर से इनटेक करना पड़ता है। इसका मतलब अगर हम विटामिन सी फोर्टिफाइड कर देते तो सही तरीके से ना जिंक डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब हो पाता, ना कैल्शियम डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब हो पाता, ठीक है।
इसलिए हम लोगों ने आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया कि जिस बंदे ने जिस वजह से इसको इंटेक करना है अल्टीमेटली उस फैक्टर का आप ध्यान रखें। जहां तक क्लियर हो गए? यस सर। और डिफरेंट है, तो हमने जिस चीज की भी एब्जॉर्प्शन ज्यादा करवानी है, हमने लाइक अगर जिंक हमें चाहिए ज्यादा तो हम विटामिन सी का हम इंटेक ज्यादा कर विटामिन देंगे। सी के साथ देना स्टार्ट कर देंगे। एग्जैक्टली exactly. ठीक है। डन। अच्छा, अब देखते हैं कि विटामिन सी बेसिकली, ये सॉरी जिंक जो है, हमने सुना हुआ है कि जिंक बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा फंक्शंस होते हैं और बहुत ज्यादा काम आता है। अल्टीमेटली बॉडी के अंदर ऐसे कौन कौन से फंक्शनैलिटी है जो कि जिंक कंट्रोल कर रहा होता है और इसकी सेफ लिमिट क्या है? पहले सेफ लिमिट का मैं थोड़ा सा बता दूं कि इसका होता है कि ना लेस देन 40 mg। ठीक है, मतलब आप 30 ले लो, आप 20 ले लो, आप 10 ले लो, ठीक है, पर डे। आप इस तरीके से इसको कर सकते हो। अच्छा, अब आते हैं इसके ना फायदों के ऊपर। जिंक के बॉडी के अंदर 100 से ज्यादा मतलब काम होते हैं, ठीक है, क्योंकि रेगुलेटरी मटेरियल है, इससे रेगुलेशन करनी होती है डिफरेंट प्रोसेसेस वगैरह की। अब हमने जैसे बात की स्किन, हेयर, नेल्स, इनको सिर्फ बनाने में नहीं, इनको मेंटेन करवाने में, इनकी क्वालिटी को मेंटेन करवाने के अंदर जिंक एक वाइटल रोल प्ले करता है। इसके अलावा ऑर्गन डेवलपमेंट, फीमेल के अंदर जिंक नहीं होगा तो अल्टीमेटली बच्चे की ऑर्गन्स वगैरह थोड़ी सी डिफेक्टेड बनना स्टार्ट हो जाएगी। बड़े होके जिंक नहीं होगा तो ऑर्गन रेगुलेट सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो मैंने पहले बताया था कि जो मिनरल्स और विटामिन होते हैं ना, बॉडी स्टेबिलिटी के अंदर काम करते हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पे एक चीज लिखते हैं कि स्टेबिलिटी, क्योंकि तकरीबन हर सप्लीमेंट जो होता है ना बॉडी स्टेबिलिटी के ऊपर काम कर रहा होता है, अनलेस और अनटिल उसको सेफ लिमिट के अंदर इंटेक किया जा रहा हो तो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे रिप्रोडक्शन और कंपोनेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जिंक का एक वाइटल रोल है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो विटामिन एंड मिनरल्स की बॉडी के अंदर रेगुलेशन के अंदर जिंक का वाइटल रोल है। ठीक है, एक बंदे को मतलब कि हजारों इश्यूज के अंदर से कोई भी इश्यूज हुए हुए हो, आप उसको आंखें बंद करके जिंक रेफर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि जिंक पहली बात के बॉडी के अंदर वाटर के साथ स्टोर होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म करना होता है। जब इसने इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म करना होता है बॉडी के अंदर, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वाटर लॉसेस की वजह से हमारी बॉडी से जिंक लॉस हो सकता है। लेकिन क्योंकि ये ट्रेसेस के अंदर बहुत कम क्वांटिटी के अंदर रिक्वायर होता है, इसलिए इसके जो आरडी है वो बहुत ज्यादा कम होता है यहाँ पे। अब यहाँ पर आ जाती है एजिंग, क्योंकि हमने बात की स्किन की ना, तो स्किन के अंदर एजिंग भी आ जाएगी, स्किन के अंदर मतलब कि स्किन का कैंसर भी आ जाएगा, स्किन के अंदर लाइक स्टेबिलिटी भी आ जाएगी, पैचिंग भी आ जाएगी, एक्नी भी आ जाएगी, डलमेंसी भी आ जाएगी, स्किन की रिजुविनेशन भी आ जाएगी। रिजुविनेशन के लिए मतलब कि हम तो वैसे यूज करते हैं, कोलेजन यूज कर लेते हैं। उसके अलावा हम मतलब क्योंकि उसके अंदर रिजुविनेशन पावर होती है, स्किन के अंदर जिंक भी रिजुविनेशन करवा सकता है। इसके अलावा हेयर बनाने से लेके, स्टेबिलिटी से लेके, उसकी ड्रॉप एंड फॉल कंट्रोल करने से लेके, शाइन, उसके अलावा स्प्लिट एंड बाकी चीजें जो रफ हेयर, ड्राई हेयर, स्केली हेयर, पैची हेयर, फंगल हेयर्स, उन सबको मतलब नॉलेज करने के लिए यूज होता है। स्पून शेप नेल्स वगैरह से बचने के लिए, मतलब उसके बाद ब्रिटल नेल्स वगैरह से बचने के लिए, आपके डल नेल से बचने के लिए, नॉन रिथमिक नेल से बचने के लिए अल्टीमेटली जिंक आप इंटेक वगैरह किसी भी पेशेंट को करवा सकते हैं। इसके अलावा आपके बॉडी के अंदर मतलब डाइजेशन के अंदर जिंक का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, इसके अलावा मैंने पहले आपको बताया था कंपोनेंट्स, विटामिन एंड मिनरल्स वगैरह की रेगुलेशन करवाता है, जिंक बहुत अच्छे तरीके से करवाता है। इसका मतलब मैंने जैसे आपको बताया था कि बॉडी के अंदर आपके मोर देन 100+ कंपोनेंट्स होते हैं, वो जिंक के मोहताज होते हैं अपनी बॉडी की एक्टिविटीज वगैरह को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, अब जिंक अगर बॉडी से शॉर्ट होना शुरू हो जाता है तो ये आपकी बॉडी के अंदर ये वाले सारे के सारे इश्यूज पैदा होना स्टार्ट हो जाएंगे। एग्जैक्टली exactly, जिनका होता है हेरिडिटी मटेरियल बताया था ना, जैसे जेनेटिक्स में कंट्रोल करता है, और आपकी जो जैसे अभी हमने बताया था कि ऑर्गन डेवलपमेंटल फंक्शंस वगैरह के अंदर ना इसके आरएनए और जो इसके डीएनए के पॉलीगॉन्स वगैरह होते हैं ना सिंथेसिस, उसके अंदर मतलब ये काम करता है। और रेगुलेटरी मटेरियल के तौर पर जो काम चीजें काम करती हैं विटामिन मिनरल बेस के ऊपर, तो रेगुलेशन के अंदर आपकी जेनेटिक रेगुलेशन भी नंबर 1 के ऊपर आ रही है। ठीक है,
इसलिए जब शॉर्टनेस ऑफ जिंक होती है अल्टीमेटली, तो आपकी बॉडी को 1000 चीजें मसले होने का मतलब कि खदशा होता है। अब सीन ये होता है कि जिंक को हम लोगों ने जब इंटेक करना होता है ना, तो हमें वही वाली बात की इसके साथ विटामिन सी रिक्वायर होता है, वरना जिंक की जो एब्जॉर्प्शन होती है ना वो काफी कम हो जाती है, एप्लीकेशन कम हो जाती है। इसके अलावा हमने अगर उसकी अपटेक करनी है तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम उसकी टॉक्सिसिटी की तक अपडेट इसको अपटेक ना करें, क्योंकि बॉडी के अंदर ना हर चीज का ना एक स्पेसिफिक खाना बना हुआ होता है कि जिंक ने इसमें भरने के इतना से, इसने इसमें भरने, इसने इसमें भरने। अगर ये वाला खाना ज्यादा फुल हो जाएगा तो क्या होगा कि वो इसकी जगह भी थोड़ी सी कवर कर लेगा, और जबकि इसकी जगह भी कवर कर लेगा तो इस चीज की बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाएगी। क्लियर हुआ? इसीलिए हर चीज का एक अपना स्टोर है, एक अपना रूम है, और एक अपनी उसकी ना जो आरडीए वो होती है, और उस आरडीए को हमें सरपास नहीं करना चाहिए। यहाँ तक जिंक के अंदर किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पता कर सकते हैं। एनी कंफ्यूजन? सर वो जो आपने आरडीए कम होने का एक बताया रीजन, वो जरा दोबारा बता दें। मैंने ये बताया कि देखो, ये बॉडी है, ठीक है, इसके अंदर क्या होना है, डिफरेंट चीजों के ना डिफरेंट आरडीए, मतलब ये कैल्शियम का आरडीए थोड़ा सा ज्यादा होगा, ट्रेस मिनरल का आरडीए कम होगा, एक और ट्रेस मिनरल्स का कम होगा, एक और कंपोनेंट इसका थोड़ा सा ज्यादा होगा। ठीक है। अब क्या होता है कि अगर हम एक चीज को ज्यादा कंज्यूम करना स्टार्ट करें तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वो चीज दूसरी चीज की भी रूम लेना स्टार्ट कर देगी। ठीक है। और अल्टीमेटली अब ये चीज अपने हिसाब से हम कंज्यूम नहीं कर सकते। ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि अगर हमारे जिंक का आरडी स्पेसिफिक अमाउंट के अंदर रिक्वायर है, तो बाकी जो आरडीज होते हैं वो अपने अपने हिसाब से रिक्वायर होते हैं। अगर हम जिंक को ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो जिंक की टॉक्सिसिटी होने की वजह से क्या होगा कि बाकी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जिंक बाकी न्यूट्रिएंट्स वगैरह की भी स्पेस को एक्वायर करना स्टार्ट करेगा। ये वैसे एक 3D मॉडल आपको बता रहा हूँ, होता ऐसा नहीं है। होता मतलब कि वो पोजीशन उसकी डिसलोकेशन वगैरह हो जाती है। ओके सर, ठीक है, ठीक है। थैंक यू। और जी जी क्लियर? जी। जी सर। सर अक्सर हमारी जो मदर्स होती हैं उनको ये प्रॉब्लम होती है कि थोड़ा उनके मसल वीक हो रहे होते हैं। सिला टू हम उन्हें रिकमेंड करते हैं, लेकिन अलग से जिंक के सीरप्स भी होते हैं, क्या हम उनको वो रिकमेंड कर सकते हैं? देखो, जिंक ने क्या करना है, रिप्लेनिशमेंट, कंपोनेंट कंट्रोलिंग और ऑर्गन्स डेवलपमेंट। ठीक है। मेंटेनेंस के अंदर जिंक का काम इतना ज्यादा नहीं है। मेंटेनेंस के अंदर क्या काम होता है, रिजुविनेशन का। रिजुविनेशन का ही मतलब होता है कि आपने ये करना है कि एक ऑर्गन अगर टूट रही है, एक सेल टूट रहा है, तो उसको आपने वैसे ही वहां पे फॉर्मुलेट करना। ये उसका काम होता है रिजुविनेशन का। सीरा 2 ने असल में, क्योंकि उसका कंपोनेंट रिजुविनेशन करनी होती है, जिंक ने स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी है, कैल्शियम ने डोजेज प्रोवाइड करनी है, और जो कोलेजन है उसने उसकी रिजुविनेशन प्रोवाइड करनी होती है। तो अल्टीमेटली ये मिक्सर ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं। हम कभी भी एक प्रोडक्ट जो होती है ना, एक कंपोनेंट को सजेस्ट नहीं करते। हम क्या करते हैं कि मैराथन प्रोडक्ट्स करते हैं, मतलब कि 3-4 प्रोडक्ट्स हैं कि एक दूसरे को कंट्रोल कर रही होंगी। समझ आई? जैसे वेट गेन की अगर आप बात करें तो वेट गेन के अंदर क्या होता है कि आप लाइक कायरोन ले रहे हो, आप उसके साथ मतलब सीरा ले रहे हो, आप उसके साथ मेड्रीन ले रहे हो। ठीक है। और इसके साथ मतलब आप ऑलिव लीफ ले रहे हो, क्योंकि ऑलिव लीफ का तो काम ही नहीं होता। ऑलिव लीफ ने स्टेबिलिटी और वाटर सिलेशन प्रोवाइड करनी है, मेड्रीन ने आपकी मसल स्टेबिलिटी देनी है, सिलाटून ने रिजुविनेशन करवानी है, और कायरोन ने आपको बल्जिंग प्रोवाइड करनी होती है। समझ आई? तो इससे जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे के सारे किस तरीके से यूज होते हैं, यूटिलाइज होते हैं, वो अपने अपने हिसाब से, मतलब कि हम उसको यूज कर रहे होते हैं, और उन सब का एक दूसरे को एडिंग फैक्टर चाहिए होता है। क्लियर हुआ? जी सर। तो सर जब हम जिंक कंज्यूम कर रहे होंगे उसके साथ ही साथ आप विटामिन सी, जैसे अगर आप वो लेमन कह रहे थे, अगर पानी में हम थोड़े से लेमन के के चंद साथ आप ड्रॉप्स कर लें। दिखा सकते हैं। ठीक है। सर सॉरी, अब आवाज नहीं आई आपकी। मैंने कहा आप लेमन वाटर के साथ भी जिंक खा सकते हैं, उसकी टैबलेट। ओके, ठीक है। डन। अगर किसी सेशन के बाद भी क्वेश्चन याद आता है ना, तो फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में पता कर सकते हैं। ऑल क्लियर? सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी सर जिस तरह से कैल्शियम और आयरन का कॉम्बिनेशन एक साथ हम नहीं ले सकते, जी। और आयरन को भी एब्जॉर्प्शन ज्यादा करने के लिए विटामिन सी की जरूरत बिल्कुल। होती है। तो सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जिस तरह से सिला टू में आपने बताया कि कैल्शियम भी है और विटामिन डी भी है, जी। तो इसका इफेक्ट जिंक के ऊपर तो नहीं फिर होता? इसकी एब्जॉर्प्शन के अंदर उनका कोई रोल तो नहीं है कि वो उसको कम कर देती हो? नहीं, देखो, इसलिए हमारे पास ना दरवाजे हैं
कि अगर हम विटामिन सी का दरवाजा लगा लेंगे ना तो जिंक ज्यादा आना शुरू हो जाएगा। अगर हम विटामिन सी का दरवाजा नहीं लगाएंगे ना तो विटामिन डी का तो ऑलरेडी वहां पे दरवाजा है, इसमें से कैल्शियम ज्यादा बाहर आना शुरू हो जाएगा। कैल्शियम और आयरन का भी ये मसला होता है कि दोनों को हम एक साथ नहीं इंटेक कर सकते, क्योंकि या तो कैल्शियम एब्जॉर्ब हो सकता है या तो आयरन हो सकता है। इसका ये मसला नहीं कि वापस में इश्यू करेंगे, उसका ये इश्यू होता है कि एक चीज उसमें से वेस्ट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इट्स टोटली अप टू अस कि हम लोग क्या चाहते हैं बेसिकली, या हम किस डेफिशिएंसी को कोप अप करने के लिए उस बंदे को ये चीज रेफर कर रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं। ओके सर, हम इसे फिर इस तरह यूज कर सकते हैं कि एक दिन हम लेमन वाटर के साथ कंज्यूम कर लें ताकि जिंक की एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाए, और एक दिन हम उसे सिंपल वाटर के साथ कंज्यूम कर लें। नहीं, क्यों बोला? क्योंकि मैंने पहले बताया था कि न्यूट्रिशन के अंदर क्या चलते हैं, रिदमिक पैटर्न्स चलते हैं। आपको एक वक्त में एक चीज को टारगेट करना पड़ता है, समझ आई? और उसको फिर रिदम देना पड़ता है, एक पैटर्न देना पड़ता है, क्योंकि न्यूट्रिशन के अंदर टाइम और रिदम सब कुछ होता है और पैटर्न सब कुछ होता है। आप अल्टरनेटिव, एक दिन आपने जिंक खा रहे हो, आप एक दिन कैल्शियम खा रहे हो, एक दिन आप आयरन खा रहे हो, एक दिन ये खा रहे हो, किसी एक चीज का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा बॉडी में। ठीक है, ओके तो सर। आपने स्पेल कंप्लीट करवाना है पेशेंट से। जी सर। और क्लियर? चलें इंशाल्लाह फिर कल वाले सेशन के अंदर फिर बात करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।